नमस्कार। स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और यह मुद्दा भी केवल हरियाणा का नहीं है बल्कि पूरे देश का है, यानी सीधे तौर पर केंद्र से जुड़ा हुआ है तो यह कर्मचारियों का मुद्दा, लेकिन चुनाव नजदीक होने के कारण यह सीधे तौर पर राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। और हमारा मानना है कि यदि इस मुद्दे पर जल्द ही केंद्र कोई फैसला नहीं लेता तो यह आने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अकेले हरियाणा में ही लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं। ये वोटर भी हैं और फिर इनके परिवार की भी वोट हैं, जो चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर का कारण बन सकता है। राजनीति का इतिहास भी उठाकर देखें तो कर्मचारियों के मुद्दे पर हमने सरकारें पलटती देखी हैं, और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि अनेक बार हुआ है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले देश भर के कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 1 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की रैली आयोजित करने जा रही हैं। हमारा मानना है कि कर्मचारियों की यह रैली इस कार्मिक आंदोलन की दिशा और दशा तय करेगी। आपको शायद ये तो पता ही होगा कि पेंशन कब बंद की गई थी। हमारा मतलब है पुरानी पेंशन कब बंद की गई थी। चलिए हम आपको नई पुरानी पेंशन योजना में अंतर के साथ विस्तार से बताते हैं। पुरानी पेंशन योजना 1950 के दशक में शुरू की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, एनडीए सरकार, पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके 1 जनवरी 2004 या उसके बाद शामिल हुए सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन हटा दी थी और राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम शुरू की थी। आइए जानते हैं पुरानी और नई पेंशन योजना के 7 बड़े अंतर, जिसके कारण सरकार को कर्मचारी संगठनों का विरोध झेलना पड़ रहा है। अंतर नंबर 1, ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मिलने वाले वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। उदाहरण के लिए, सेवानिवृत्ति के दौरान कोई कर्मचारी 50,000 तनख्वाह पाता था तो उसे 25,000 रुपये पेंशन मिलती थी, जो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मिलना बंद हो गई। अंतर नंबर 2, पुरानी पेंशन योजना रिटर्न निश्चितता प्रदान करती है, क्योंकि यह मासिक पेंशन कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन पर आधारित होती है। दूसरी ओर नई पेंशन योजना बिना किसी गारंटी के बाजार से जुड़े रिटर्न की पेशकश करती है। अंतर नंबर 3, पुरानी पेंशन योजना के तहत आय कराधान के अधीन नहीं थी। नई पेंशन योजना के तहत परिपक्वता पर कॉर्प्स का 60% कर मुक्त है, जबकि शेष 40% वार्षिकी में निवेश करने पर कर योग्य है। अंतर नंबर 4, एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने आधार वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि उनके नियोक्ता 14% तक योगदान कर सकते हैं। लेकिन पुरानी पेंशन में इस तरह की कटौती का कोई प्रावधान नहीं था। अंतर नंबर 5, पुरानी पेंशन केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती थी, जबकि एनपीएस सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू है। मतलब एनपीएस में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पास भी सक्रिय रूप से भाग लेने का विकल्प है। अंतर नंबर 6, इसी प्रकार एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% तक की कटौती होती है, जबकि ओपीएस में ऐसी किसी कटौती का कोई प्रावधान नहीं था। अंतर नंबर 7, पुरानी पेंशन में केवल सरकारी कर्मचारी ही सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र थी, जबकि नई पेंशन योजना का लाभ 18 से 65 वर्ष के बीच के सभी नागरिक उठा सकते हैं। दोस्तों, पेंशन के इस मुद्दे पर हमारा क्या मानना है, यह भी आपको बताते चलें। एक कर्मचारी जो 15-20 साल या उससे भी अधिक सरकार में रहकर सेवा करता था, पेंशन उसके बुढ़ापे का सहारा होती थी, जो काट दी गई। वहीं दूसरी ओर राजनीति सेवा का क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन यहाँ विधायकों सांसदों की पेंशन में न केवल लगातार वृद्धि हो रही है, बल्कि 1 से अधिक बार विधायक या सांसद बनने पर राज्यों द्वारा निर्धारित एक स्लॉट के अनुसार पेंशन में बेतहाशा वृद्धि होती है। एक व्यक्ति सांसद भी रहा है और विधायक भी रहा है तो उसे दोनों पेंशन मिलती हैं। इसमें एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जिससे आप सब भी सहमत होंगे, वह यह है कि जब भी विधायकों सांसदों की पेंशन में बढ़ोतरी का मसौदा विधानसभा या संसद के पटल पर रखा जाता है तो किसी भी पार्टी का कोई विरोध देखने को नहीं मिलता और पेंशन बढ़ोतरी का वह बिल ध्वनि मत से पारित हो जाता है। जबकि अन्य बिलों के मामलों में जो नोटंकी होती है वह तो आप सब देखते ही हैं। अब जरा नजर डाल लेते हैं विधायक कितनी पेंशन पा रहे हैं और उन्हें प्रतिमाह कितने वेतन और भत्ते मिलते हैं। एक विधायक का वेतन 30,000 निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 10,000 ऑफिस भत्ता, 5,000 सेंचुरी भत्ता, 15,000 टेलीफोन भत्ता,
5,000 कंपनसेटरी भत्ता, 20,000 पीए का वेतन, 30,000 प्रतिमाह दैनिक भत्ता और 2 लाख एलटीसी यानी लगभग 16,666 रुपए प्रतिमाह। इसमें टेलीफोन भत्ते को देखें तो 15,000 रुपए विधायकों को मिल रहे हैं, जबकि आज हर आदमी, हर इंसान यह बात जानता है कि 750 रुपए में 3 माह के लिए अपना मोबाइल चार्ज हो जाता है और उसमें अनलिमिटेड कॉल मिलती है। तो ऐसे में 15,000 रुपए विधायकों को किस चीज के मिलते हैं? यह आंकड़े भी जो हमने प्रस्तुत किए हैं, यह दोस्तों कई साल पुराने हैं। हरियाणा में हुड्डा सरकार में वर्ष 2013 में विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई थी और फिर मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में वर्ष 2016 में विधायकों के वेतन में तो 64.7% की बढ़ोतरी की गई, जो 1,27,500 रुपए से बढ़कर 2,10,000 रुपए प्रति माह हो गई। इसके अलावा सरकार ने विधायकों को गाड़ी के लिए 20 लाख एडवांस और मकान बनवाने के लिए 60 लाख एडवांस देने की भी व्यवस्था की हुई है। लोन के रूप में मिलने वाले इस पैसे पर ब्याज मात्र 4% का होता है। एक आंकड़े के अनुसार हरियाणा के पूर्व विधायकों व पूर्व विधायकों की विधवाओं की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर देश की बात करें तो देश के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की पेंशन पर ही सालाना 500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होता है। विधायकों को पेंशन ही नहीं, वेतन भी बेशुमार मिलता है। आइए जानते हैं कुछ राज्यों के विधायकों का वेतन भत्ता लगभग कितना है। बात करें तो तेलंगाना सबसे अधिक 2.5 लाख रुपए वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं, तेलंगाना के विधायक। इसी प्रकार दिल्ली के विधायक 2,35,000 रुपए, महाराष्ट्र के 2,32,000 रुपए, हरियाणा में 2,10,000 रुपए, जम्मू कश्मीर में 1,60,000 रुपए, बिहार में 1,41,000 रुपए, आंध्र प्रदेश में 1,30,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 1,25,000 रुपए और राजस्थान में 1,25,000 रुपए। दोस्तों, राज्यों की ये लिस्ट बेहद लंबी है और यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि कुछ राज्यों में विधायकों को मिलने वाला वेतन दिए गए आंकड़ों से भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि हर राज्य द्वारा समय समय पर इसमें बदलाव किया जाता है। हालांकि इसमें बढ़ोतरी ही होती होगी, अब तक घटाया तो शायद ही किसी राज्य ने होगा। कई राज्य तो ऐसे हैं जिनमें विधायकों का वेतन IAS IPS से भी अधिक होता है। दोस्तों, जहां हम विधायकों की पेंशन पर अनर्गल खर्च की बात कर रहे हैं, तो इस मामले में अच्छा काम करके उदाहरण प्रस्तुत करने वाले राज्यों का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा मानना है कि अच्छा काम किया है तो उसकी भी चर्चा अवश्य करनी चाहिए। देश में केवल गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूर्व विधायकों को पेंशन नहीं मिलती। देश के 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन के लिए विधायकों की ऊपरी सीमा तय की हुई है। देश के 4 राज्य ऐसे भी हैं जहां पेंशन के लिए कार्यकाल की सीमा तय की गई है। इनमें ओडिशा में 1 साल, सिक्किम में और त्रिपुरा में 5-5 साल और असम में 4 साल तय की गई है। दोस्तों, पंजाब ऐसा पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है, जिसने एक विधायक एक पेंशन का फार्मूला लागू किया है। अब ओपीएस पर इस राजनीति को समझिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि ओपीएस का जिन कैसे भाजपा के पीछे पड़ गया है और उसकी संभावित रणनीति क्या रहेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने पर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने PFRDA अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए उनके योगदान निकासी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। जिन राज्यों में ओपीएस लागू की गई है उनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और झारखंड में कांग्रेस की सरकार JMM के साथ मिलकर है, गठबंधन के साथ है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मतलब गैर भाजपा शासित राज्यों ने ओपीएस लागू करने की पहल की है। ऐसे में केंद्र शासित भाजपा सरकार के सामने अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। चुनाव सर पर हैं और ओपीएस रूपी जिन भाजपा को खाया जा रहा है, क्योंकि अब यदि ओपीएस पर फैसला एकदम से लेकर उसे फिर से लागू किया जाता है तो एक गलत संदेश मतदाताओं में जाएगा कि भाजपा ने पहले कृषि कानूनों को वापस लिया और ओपीएस को लागू किया। लेकिन भाजपा को इस मामले में कुछ न कुछ अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस भी राज्य में ओपीएस लागू करने का वादा कर उसे घोषणा पत्र में शामिल किया है, उसी राज्य में कांग्रेस सरकार बना पाई है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इसके उदाहरण है। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में भाजपा को जल्द फैसला लेना होगा। अब भाजपा की संभावित रणनीति यह रहेगी कि वह दिल्ली में 1 अक्टूबर को होने वाली क्रमिक रैली पर कर्मचारियों का रुख देखेगी और उसके बाद अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू करेगी। संभवतः वह ओपीएस और एनपीएस की योजनाओं में से निकालकर एक नई पॉलिसी लागू कर सकती है, जिन पर कर्मी संगठनों के नेताओं के साथ सहमति बनेगी। वही नीतियां मानी जाएंगी, वही लागू की जाएंगी।
ऐसे में वह कर्मचारियों की नाराजगी भी दूर कर पाएगी और उसका अपना स्वाभिमान भी बरकरार रहेगा। अब देखते हैं 1 अक्टूबर को पेंशन बहाली संघर्ष समिति की रैली के बाद इस पेंशन का ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।